खट्टी मीठी कहानियाँ। नैना की शादी अभी नई नई हुई थी। पहली बार वो अपना घर छोड़कर किसी दूसरे जगह रहने के लिए जा रही थी। विदाई के वक्त माँ सुषमा और पिताजी राजमोहन ने उसे यही कहा था कि बेटी, एक घर छोड़कर तुम जा रही हो, लेकिन दूसरा घर बसाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अपने माँ और पिताजी के सम्मान का ख्याल रखना। ससुराल में बबीता जैसी सास पाकर माँ की कमी उसे कभी भी महसूस नहीं होती थी, लेकिन ननद रंजू नैना से हमेशा लड़ती रहती थी। एक दिन भाभी, मैंने कल शाम को आपसे कहा था कि मेरा सूट प्रेस करके रखिए ताकि मैं सुबह उसे पहनकर कॉलेज जा सकूं। पर सूट तो वैसा ही पड़ा है। अगर आपको नहीं करना था तो आप मुझे बता देती, मैं खुद ही सूट प्रेस कर लेती। सॉरी, दरअसल वो क्या है कि कल आपके भैया की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उनके पैर दबाने लगी और फिर थकी होने के कारण मुझे नींद आ गई। लाइए, मैं अभी झट से प्रेस कर देती हूँ। रहने दीजिए, दिखावे की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद प्रेस कर लूंगी। जाइए यहाँ से, काम कीजिए। जहाँ आपको दिखाना है वहाँ संस्कारी बहू बनिए। अरे बाबा, गुस्सा थूक दीजिए ना। लाइए, मैं प्रेस कर देती हूँ, आप तब तक जाकर नाश्ता कर लीजिए। मैंने आपके लिए आलू के पराठे बनाए हैं। हाँ हाँ, बहुत काम कर लिया है आपने। अब खाना बनाकर हम पर एहसान कर दिया। अरे, अब सुबह सुबह ननद भाभी किस बात पर ये महाभारत खड़ी कर रही हो? आपकी लाडली बहू को मैंने एक सूट प्रेस करने के लिए कहा था, लेकिन मैडम जी को तो सिर्फ आप लोगों की ही बात माननी है ना। मुझसे तो इनका 36 का आंकड़ा है। अब बताओ, मैं क्या पहनकर कॉलेज जाऊं? माँ, दरअसल कल रात थकी होने के कारण मुझे नींद आ गई थी। मैं अभी सूट प्रेस कर देती हूँ, पर रंजू सूट नहीं दे रही। अब मैं क्या करूँ? रंजू गुस्से में बिना खाए पिए ही कॉलेज चली जाती है। इधर नैना भी उदास अपने कमरे में जाकर सोती रहती है। बहू, मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी रंजू कैसी है। वो शुरू से ही लाडली रही है। उसे लगता है कि तुम उसकी जगह ले रही हो, इसलिए वो तुमसे हमेशा लड़ती रहती है। उसकी बातों का बुरा नहीं मानना बेटी। मैं उसकी बातों का बुरा नहीं मानती माँ जी। मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, मैं रंजू को ही छोटी बहन मानती हूँ। पर न जाने रंजू कब ये बात समझ पाएगी। इसी तरह नैना के ससुराल में दिन कट रहे थे। रंजू किसी न किसी बात को लेकर नैना से झगड़ती रहती थी। नैना हमेशा शांत रहती थी और कभी भी रंजू की बुराई नहीं करती थी। कभी कभी सास बबीता बहू की तरफ से रंजू को डांट देती थी। इससे रंजू नैना से और चिढ़ने लगती थी। इसी बीच रंजू की शादी ठीक हो जाती है। शादी के 1 महीने से भी कम दिन रह जाते हैं। तैयारी जोरों से चल रही थी। एक दिन ससुर गिरजा प्रसाद हताश घायल घर पहुंचते हैं। अरे, आपको ये क्या हो गया? आपके चेहरे और नाक से खून कैसे निकल रहा है? कहाँ गिर गए आप? ये सब कैसे हो गया? अभी अभी तो आप गए थे रंजू के गहने लाने के लिए, तो क्या हो गया? बहू बहू बहू, देखो तुम्हारे पापा जी को क्या हो गया? पापा, अरे पापा, आपको ये चोट कैसे लग गई? कोई एक्सीडेंट हो गया क्या? रुकिए, मैं अभी डेटॉल लेकर आती हूँ। मरहम पट्टी करनी पड़ेगी।
अरे अभी थोड़ी देर पहले ही रंजू के जेवर गहने लाने के लिए बैंक से पैसा निकालने गए थे, पता नहीं क्या हो गया। ये लीजिए पापा, मैंने अच्छी तरह से डेटॉल से साफ करके मरहम पट्टी कर दी है। एक पेन किलर ले लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। अब आराम कहाँ बेटी, सब कुछ खत्म हो गया है। मैं बैंक से पैसे लेकर लौट रहा था, ठीक तभी कुछ बदमाश मेरे पीछे पड़ गए और मुझसे धक्का मुक्की कर पैसों वाला बैग छीन कर भाग गए। पता नहीं अब रंजू की शादी होगी भी या नहीं। आप टेंशन मत लीजिए पापा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। बहू, मेरे रिटायरमेंट के पैसों से मैंने ये फ्लैट लिया था और रंजू के शादी के लिए कुछ पैसे जमा कर रखे थे। अब मेरे पास ना पैसे है और ना ही गहने बनाने की हिम्मत। पता नहीं क्या होगा। सब ठीक हो जाएगा पापा। मेरे पास जो गहने हैं वो आप रंजू को दे दीजिए और मैं अपने बाबूजी से कुछ पैसे मांग लूंगी। लेकिन बेटी, तुम तो जानती हो रंजू कितनी जिद्दी लड़की है, वो तुम्हारे गहने कभी नहीं देगी। माँ, ये गहनों वाली बात सिर्फ मेरे, आपके और पापा जी के बीच रहेगी और किसी को इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। नैना अपना सारा जेवर रंजू की शादी में दे देती है। रंजू की शादी बड़े धूमधाम से एक इंजीनियर के साथ हो जाती है। गहने वाली बात सास, ससुर और बहू के बीच ही रह जाती है। 1 साल लगभग बीत जाने के बाद रंजू गर्भवती होकर मायके आई होती है। यहीं पर उसका एक बेटा होता है, जिसके छठी में एक पार्टी का आयोजन होता है, जिसमें रंजू के ससुराल से भी लोग आए हुए होते हैं। क्या समधन जी, कम से कम पार्टी के दिन तो बहू को गहने पहनवाती। देखो तो चेहरा कैसा सूना सूना सा लग रहा है। अरे आज के दिन अगर गहने जेवर नहीं पहनेगी तो कब पहनेगी? अभी उसकी शादी हुए 2 साल भी तो पूरे नहीं हुए हैं। वैसी बात नहीं है समधन जी, मेरी बहू को ये ताम झाम दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बहुत ही सादगी से रहने वाली लड़की है। ऐसी सादगी भी किस काम की जो खुशी जाहिर करने के मौके पर खुशी का इजहार ही ना कर सके। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी बहू के बच्चे को देखकर वो खुश नहीं है। अरे समधन जी, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मेरी बहू बहुत ही गुणी, सुशील और सहनशील लड़की है। वो कभी किसी की खुशी को देखकर दुखी नहीं हो सकती। आइए खाना खाइए। हाँ माँ जी, चलिए खाना खाइए। माँ की बहू तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। वो तो माँ की सुपर लेडी है ना, उसकी कोई बुराई माँ सह ही नहीं सकती। बगल में खड़ी नैना ये सब सुन रही थी। उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन अपनी सास बबीता का अपने प्रति इतना विश्वास देखकर वो बहुत खुश भी हो रही थी। पार्टी हो जाने के 1 साल बाद ठंडी में रंजू का बच्चा गिरजा प्रसाद के पास जल रहे आग में हाथ डाल देता है, जिसे बचाने के चक्कर में नैना का हाथ भी जल जाता है। तभी रंजू दौड़ी हुई आती है और भाभी, ये क्या कर दिया तुमने मेरे लल्ला को? हे भगवान, क्या किसी को इतना जलन हो सकता है कि वो किसी मासूम बच्चे को मारने की कोशिश करे? छी, आज तुमने दिखा दिया कि तुम किस हद तक गिर सकती हो। रंजू, अपनी जुबान को लगाम दे। तेरे बच्चे को बचाने के चक्कर में बेचारी खुद घायल हो गई। तुझे दिख नहीं रहा कि उसका हाथ जल गया है? हाथ जला नहीं है माँ,
वो तो लल्ला को उल्टा जला रही थी। मैंने देख लिया तो वो अपना हाथ जलाकर दिखा रही है। तुम नहीं जानती माँ, इसको खुद बच्चा नहीं हुआ, इसी के जलन से वो मेरे बच्चे को मारना चाहती है। रंजो, अब एक लफ्ज भी बहू के लिए निकाली तो मुझसे तेरा रिश्ता खत्म समझो। अरे मूर्ख, अगर ये नहीं होती तो शायद तेरी शादी भी नहीं होती और ये बच्चा भी नहीं होता। तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं। तुम्हारी शादी के समय तुम्हारे पापा गिरकर घायल नहीं हुए थे। तुम्हारे गहने बनाने के लिए बैंक से इन्होंने जो पैसे निकाले थे उसे बदमाश छीन कर भाग गए थे। उस दिन जो तुम पार्टी में गहने झलका रही थी वो गहने नैना के ही थे। इसी ने कसम दे रखी थी कि ये बात तुम्हें नहीं बताएं। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। मैंने तुम्हें इतना दुख दिया, इतना बुरा भला कहा, लेकिन तुमने आज तक पलटकर मुझे जवाब नहीं दिया। क्यों भाभी, क्यों तुम इतनी अच्छी हो? मैं तुमसे छोटी थी, तुम उसी समय मुझे एक झापड़ मार देती तो आज मेरे मुंह से ये शब्द तो नहीं निकलते। मैं तुझे कैसे मार सकती थी बहना? तू तो मेरी छोटी बहन है, लाडली है तू मेरी। गले लग जा मेरी बहन। दोनों गले मिलकर खूब रोते हैं। आज सभी के आंखों में खुशी के आंसू थे। महारानी पूजा, उठ जाइए, जलपान ग्रहण कर लीजिए। जी माँ जी, अभी 2 मिनट में उठ रही हूँ। उठ जल्दी, सूरज सर पर चढ़ाया है और तू पड़ी पड़ी सो रही है। हाँ हाँ, उठ गई। अरे काजल दीदी तो अभी तक सो रही है। काजल दीदी, सूरज निकल आया है और आप अभी तक सो रही हैं। अच्छा, तो तू मेरी नकल कर रही है? मेरा मजाक बना रही है तू? नहीं माँ जी, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि काजल दीदी भी उठी नहीं है अब तक। हाँ तो उसका घर है ये, वो जब तक चाहे तब तक सो सकती है। माँ जी, घर तो मेरा भी है, पर आपने मुझे तो उठा दिया। ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं, समझी? अब जाकर काम कर। सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत कर। माँ जी, आज खाने में आलू मटर बना लूं? नहीं, आज पनीर बनाएंगे। पर मुझे तो आलू मटर खाने का मन है। पनीर तो परसों ही बना था। तो क्या हुआ, आज फिर बन जाएगा तो कोई पाप हो जाएगा क्या? नहीं, पर तो पनीर बना ले चुपचाप। पूजा की सास उसके साथ हमेशा ऐसा ही करती थी। वो अपनी बहू के सामने हमेशा अपनी बेटी को ही महत्व देती थी और पूजा को ये असमानता बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पता नहीं माँ जी को मुझसे क्या दिक्कत है। मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ, लेकिन माँ जी मुझसे ऐसा बर्ताव करती हैं जैसे मैं कोई बाहर वाली हूँ। कुछ दिन बाद अरे क्या हुआ, क्या गिरा? हे भगवान, ये किसने किया? भाभी ने किया है। अरे पर मैं तो पूजा, तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता है। तुझे पता है ये कितना बड़ा अपशकुन है? क्या तेरी माँ ने तुझे बस यही सब सिखाकर भेजा है कि घर में नुकसान कैसे करना है और पनौती कैसे लानी है? पर माँ जी, मैंने चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द भी ना बोलना, वरना धक्के मारकर घर से निकाल दूंगी। जाने दो ना माँ, गलती तो सबसे हो जाती है। नहीं काजल, इसकी गलतियाँ कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। अब खड़े खड़े मेरा मुंह मत देख, चल जा यहाँ से। एक दिन माँ जी, वो कल आदमी कौन आया था? कौन आदमी?
वो जो काजल दीदी से बाहर खड़ा बातें कर रहा था। मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं देखा। रुक, अभी काजल से पूछती हूँ। काजल, जरा इधर आना। हाँ माँ, क्या हुआ? पूजा बता रही है कि आज कोई आदमी तुझसे मिलने आया था। तू बाहर खड़ी उससे बातें कर रही थी। कौन था वो? अरे भाभी, कितना झूठ बोलती हो तुम। कौन आया था और कब आया? सुबह 11 बजे आया था एक आदमी। भाभी, आपको माँ ने मेरी वजह से थोड़ा डांट क्या दिया? आप तो मेरे ऊपर लांछन लगा रही हैं, मेरे चरित्र पर उंगली उठा रही हैं आप। राम राम राम। हे भगवान, पूजा तू इतना गिर जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे तुझे इस घर में कोई दिक्कत है तो चली जाना यहाँ से, पर मेरी बेटी पर ऐसे गंदे लांछन मत लगाना, समझी? मैं कोई लांछन नहीं लगा रही हूँ माँ जी। मैंने तो बस ये पूछा कि वो कौन था, क्योंकि मुझे लगा वो हमारा कोई रिश्तेदार होगा। हे राम, भाभी तुम अभी तक वही बोले जा रही हो। मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती है तेरी तरह। अपनी तरह मत समझ सबको। जाकर अपना काम कर। मंदिरा और काजल की ऐसी बातें सुनकर पूजा चली जाती है। 2 दिन बाद फिर से वो मंदिरा से यही बात कहती है। मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी पूजा, अगर तूने एक बार भी ऐसी बात की मेरी बेटी के बारे में। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ माँ जी। आपको नहीं मानना है तो मत मानिए। तू कल मेरे साथ मंदिर चलेगी। घर पर छोड़ जाती हूँ, इसीलिए ये खुराफातें करती रहती है। जैसा आपको ठीक लगे माँ जी। वैसे भी आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ये चिट्ठी कैसी रखी हुई है यहाँ? पढ़ तो जरा। माँ, मुझे एक लड़के से प्यार है, पर मुझे पता है कि आप उससे मेरी शादी नहीं कराएंगी, क्योंकि वो गरीब है। इसलिए मैं उसके साथ हमेशा के लिए जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। इसलिए मैं उसके साथ हमेशा के लिए जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। आपकी बेटी काजल। हे भगवान, ये क्या हो गया? मतलब तुम सही कह रही थी बहू। सचमुच कोई लड़का मिलने आता था उससे। हाँ माँ जी, पर मुझे नहीं पता था कि काजल दीदी उसके साथ चली जाएंगी। बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। तुम मेरे भले की बात कर रही थी और मैं तुम्हें हमेशा ताने देती रही। अरे माँ जी, ऐसा मत कीजिए। बहू, तुम किसी भी तरह मेरी बेटी को ढूंढ ला। उससे कहना वो जहाँ चाहेगी मैं उसकी शादी वहीं करवाऊंगी। वो बस वापस लौट आए। आप आराम से बैठिए माँ जी, मैं कुछ करती हूँ। राकेश, तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। भाभी ने हम लोगों को साथ में देख लिया था। तो मैं 2 गली छोड़कर ही तो रहता हूँ। तुम आ जाओ मुझसे मिलने। लगता है यही है राकेश का घर। खोलो, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो दरवाजा। मैं कहती हूँ जल्दी खोलो, खोलो दरवाजा। भाभी, भाभी मुझे बचा लो। ये मुझे यहाँ किडनैप करके लाया है। मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई हूँ, और वो चिट्ठी भी इसी ने लिख कर रखी है। चुप कर जा काजल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तू ऐसी बातें कर रही है। तुमने मेरी ननद को किडनैप किया? मैं अभी तुम्हें बताती हूँ।
पूजा वहाँ शोर मचा देती है, जिससे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और तब तक वहाँ पुलिस भी आ जाती है। पुलिस राकेश को किडनैपिंग के लिए पकड़कर ले जाती है। पूजा काजल को वापस घर ले आती है और सारी बात अपनी सास को बताती है। हाय मेरी बच्ची, मैं तो बहुत घबरा गई थी कि न जाने तू कहाँ होगी, पर भगवान की दया से तू सही सलामत है। धन्यवाद भाभी का भी करो माँ, उन्हीं की वजह से मैं आज आपके पास हूँ। सही कहा तूने, मुझे माफ कर देना पूजा बेटी, मैंने आज तक तेरे साथ बहुत गलत किया है। मैंने कभी भी तुझे अपनी बेटी के समान नहीं समझा, पर आज तूने मेरी आंखें खोल दी है। माँ जी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप माफी ना मांगिए। मुझे बस प्यार, इज्जत और समानता की जरूरत है। कोई भी लड़की जो शादी करके अपने ससुराल आती है, उसे इन्हीं 3 चीजों की जरूरत होती है। उस दिन असमानता खत्म हो गई थी और वो तीनों मिलजुल कर खुशी से रहने लगे थे। खट्टी मीठी कहानियाँ। राधा की 2 बेटियां हैं, नेहा और स्नेहा। पति के मृत्यु के बाद राधा ने अकेले ही माँ और पिता दोनों का प्यार बच्चियों को देकर बड़ा किया है। दोनों बेटियां नेहा और स्नेहा बहुत ही संस्कारी और समझदार हैं। राधा की छोटी बेटी नेहा का विवाह तय हो गया है। आज से ठीक 2 दिन बाद नेहा के फेरे होने वाले हैं। अरे स्नेहा बेटा, आ गई तू? सारी रिश्तेदारी जमा हो गई और एक तू है जो छोटी बहन की शादी में मेहमान की तरह आ रही है। माँ, तुम ही तो कहती हो ना कि अब वही मेरा घर है, तो बताओ अपने घर की जिम्मेदारियाँ किस पर छोड़ कर आती? तू तो बस रहने दे, ब्याह के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं। मैं तो अपने दामाद से ही बात करूंगी, वही मेरी बात समझेंगे। बिल्कुल हीरा है मेरा दामाद। साल भर बाद मिली हूँ माँ, गले तो लगने दो। कहते हुए स्नेहा का गला भर आया। राधा के मन में भी ढेर सारा शिकवा, शिकायतें और लाड भरा था, लेकिन अभी समय नहीं था इन सब का। इसलिए बिटिया को अलग करते हुए वो बोली, अच्छा अब तू आ गई है तो अपनी जिम्मेदारियां संभाल। मैं अकेली जान थक गई हूँ दौड़ते भागते। इतने काम हैं, मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा। हाँ माँ, चलो बताओ क्या काम है, मैं झट से निपटाती हूँ। दीदी, दामाद जी को बैठक में चाय नाश्ता भिजवा दो। मैं नेहा का सामान पैक करने में मदद करती हूँ। माँ, पूरे 2 दिन से हम दोनों माँ बेटी चक्कर घिन्नी बनी घूम रही हैं। उफ, शादी में इतना काम होता है, इतने रीति रिवाज हैं, करते करते तन मन सब थक कर चूर हो जाता है। सही कहती हो बेटा। अब जरूरी बात सुनो, ये रुपयों का बैग है। मुझे तो होश ना रहेगा। सभी रिश्तेदारों को मिठाई का डिब्बा और विदाई के लिफाफे तुम्हें ही देने हैं। ठीक है माँ, तुम बेफिक्र रहो। नेहा की जयमाला का कार्यक्रम होने के बाद धीरे धीरे रिश्तेदार लौटने लगे थे। स्नेहा माँ के बताए अनुसार सबको विदाई दे रही थी। कुछ देर बाद, माँ, ये लो तुम्हारी अमानत, अब तुम संभालो, मुझे निकलना होगा, इनकी भी विदाई करवा दो। क्या कहा? विदाई करवा दो? यह कौन सा समय है विदाई का? अपनी छोटी बहन की शादी से यूं ही लौट जाएगी? मैं बताए दे रही हूँ, इस बार मैं हफ्ता 10 दिन से पहले नहीं भेजने वाली हूँ तुझे। जिद मत करो माँ, मैं भी चाहती हूँ नेहा की शादी खुशी खुशी पूरी हो। यूं समझ लो बस इसीलिए जा रही हूँ। कुछ हुआ है क्या बिटिया? हमसे कोई भूल हो गई है क्या? हम दामाद जी से क्षमा मांग लेंगे। बस इस समय तुम जाने की बात न करो। सोचा था छोटी को विदा करके कुछ दिन तेरे साथ रहूंगी, मेरे दिल को भी कुछ सुकून मिल जाएगा।
लेकिन इस माँ की किसी को भी चिंता नहीं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं माँ, बस जाने दो मुझे। हीरा दामाद है मेरा, अब तो वही तेरी अक्ल ठिकाने लगाएंगे। मैं उनसे ही बात करूंगी। अरे माँ सुनो तो। स्नेहा की जिद देखकर राधा से रहा नहीं गया और वह दौड़ती हुई दामाद जी के पास पहुंच गई। आज इसकी बहन की शादी है, ऐसे कैसे इसे जाने दूं? वैसे भी साल भर बाद बिटिया का मुंह देखा है, अभी तो ये रुक कर जाएगी। माँ जी, शादी हो गई आपकी बेटी की। अब आपकी इच्छा से नहीं, हमारी इच्छा से जीना होगा इसे। अब जब हम कहेंगे तभी ये आपसे मिलने आ पाएगी। अरे कैसी बात कर रहे हैं? मैंने बेटी ब्याही है, बेची थोड़ी ना है कि सारा हक अधिकार खत्म हो गया। कोई वजह हो तो अलग बात है, ऐसे तो स्नेहा नहीं जाएगी बस। राधा अपनी बात कहकर छोटी के फेरों में व्यस्त हो गई। छोटी की बिछिया पहनाने का समय आ गया था। स्नेहा बेटा, स्नेहा, अरे स्नेहा कहाँ चली गई? लगता है अपने कमरे में है। राधा कमरे से बाहर पहुंच जाती है। वहां अंदर से आती आवाजों से उसके कदम ठिठक से जाते हैं। मायके आकर बहुत शेरनी बन रही हो, घर चलो, तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाता हूँ। अब बहुत हुआ तमाशा, तुम खुद बोलोगी या मैं तुम्हारी माँ से बात करूँ? देखिए इतने रिश्तेदार जमा हैं, माँ का तमाशा मत बनाइए, मैं चलती हूँ आपके साथ। मेरी बात काट कर तुमने तमाशा तो मेरा बना ही दिया है। सोच लो, या तो अभी साथ चलोगी वरना कभी नहीं। जीवन भर पड़ी रहना अपनी माँ के साथ। एक बात और, आज जो तुम यहाँ से जाओगी फिर कभी लौट कर नहीं आओगी, यही सजा है तुम्हारी। स्नेहा फूट फूट कर रो रही थी और नीलेश कड़कड़ाती आवाज में उसे खरी खोटी सुनाया जा रहा था। राधा की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था। 2 साल पहले। स्नेहा बेटा, तुम्हारी पहली होली है, मायके में ही मनाई जाती है। बता कब आ रही है? माँ अभी नई नई शादी हुई है, अभी तो मैं सबको समझने लगी हूँ। मुझे मायके आना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं ससुराल में ही होली मनाऊंगी। 6 महीने हो गए, तू कभी फोन नहीं करती, ना मिलने आती है। क्या बात है बेटा, माँ को भूल गई है क्या? नहीं माँ, तुमने ही कहा था ना कि रोज रोज ससुराल से फोन करना सही आदत नहीं होती, इससे घर बिखरते हैं, इसलिए मैं कम ही फोन करती हूँ। बेटा वो सब नसीहतें इसलिए दी थी ताकि तू मेरे राम जैसे दामाद का दिल जीत पाए और ससुराल में जम जाए, लेकिन कभी कभी तो माँ से मिलने आया कर। आज के दिन जो लड़का मेरे घर में बिटिया को ऐसे प्रताड़ित कर रहा है, वो ससुराल में क्या करता होगा मेरी बच्ची के साथ? हे भगवान, क्या पाप हो गया मुझसे, जिसे मैं राम समझ तारीफ करते नहीं थकती थी, वो तो रावण कहलाने के लायक भी नहीं है। अब मुझे सब समझ में आ रहा है, क्यों स्नेहा मायके आने के नाम पर टाल जाती थी, क्यों मुझे ससुराल आने से मना करती थी, क्यों मेरी बच्ची अपनी ही बहन की शादी में यूं अजनबी बनकर वापस लौट जाने को तैयार हो गई। स्नेहा, चलो नेहा को बिछिया पहनाओ बेटा। माँ वो मुझे अभी निकलना होगा, मुझे देर हो रही है। नहीं बेटा, कोई देर नहीं हो रही, सब सही है, तेरी माँ है तेरे साथ। स्नेहा अभी नहीं जाएगी, मैंने स्पष्ट बता दिया है आपको। बार बार वही बात करने का क्या मतलब है? ज्यादा लाड आ रहा है आपको तो ऐसा करिए, अब इसे यही रख लीजिए। मुझसे तो इसे वापस ले जाने की उम्मीद भी मत करना। 2 साल की शादी में क्या बनाकर रख दिया है बच्ची का, लगता है जैसे हंसना ही भूल गई है। तुझे घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, मैंने सब सुन लिया है। नेहा को विदा कर दूं, उसके बाद नीलेश से बात करूंगी। राधा स्नेहा का हाथ पकड़कर उसे मंडप तक ले आई। नेहा को खुशी खुशी विदा करने के बाद, मुझे माफ कर दे बेटा, न जाने मैं कैसी माँ हूँ, अपनी बेटी की तकलीफ में समझ ही न पाई। मैं ठीक हूँ माँ, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? अब बस मुझे अपने घर जाने दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। बस कर, कितना झूठ बोलेगी अपनी माँ से, मैं सब समझ गई हूँ। तेरे मायके न आने के लिए झूठे बहाने बनाना, अक्सर बीमार रहना। सच सच बोल बेटा, हाथ उठाता है ना नीलेश तुझ पर? डर मत बेटा। माँ वो तो शादी के बाद से ही मुझे
प्रताड़ित करते रहे, बात बात पर छोड़ देने की धमकी देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, कहीं जाने नहीं देते, किसी से मिलने नहीं देते। मेरे गर्भ में बेटी है ये जानकर उन्होंने मेरा गर्भपात तक करा दिया। तुमने भी तो यही कहा था ना कि बिन बाप की लड़की हो, किसी को बातें बनाने का मौका न देना, हर हाल में रिश्ता निभाना है। मुझे कहाँ पता था मेरी बेटी कैसे नरक में जी रही है। ऐसे मर मर कर ससुराल में जीने की जगह तू शान से अपने मायके में रह बेटा। ये घर तेरा है, हमेशा तेरा रहेगा। स्नेहा, अभी के अभी मेरे पैर पकड़कर माफी मांगो, नहीं तो अब मैं नहीं, तलाक के कागज आएंगे तुमसे बात करने। फिर दोनों माँ बेटी जीवन भर बैठी रहना इसी घर पर। मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, समझदार है, इसलिए आज तक आपकी हर गलत बात सहती रही। लेकिन जीवन को सम्मान से बिताने के लिए समझदारी के साथ स्वाभिमानी होना भी जरूरी होता है। बेटी, पति का सम्मान करो, लेकिन उसके अहम को संतुष्ट मत करना कभी। मैंने क्या अपराध किया है जो मैं आपके पैर पकड़कर क्षमा मांगूंगी? अपराध तो आपने किया है। आज तक मुझे मानसिक और शारीरिक कष्ट देते रहे। मैं अभी भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, अगर आप अपने किए के लिए माफी मांग लें और वादा करें कि आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे माफी मांगूंगा? ए चल, तेरे जैसे बहुत मिलेंगे मुझे। नीलेश बेटा, क्या मेरी बेटी ने आज तक आपके माता पिता के सामने आपका या उनका अपमान किया है? नहीं ना? मैं जानती हूँ अपनी बेटी को, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। और एक आप हो जो इस तरह मेरा अपमान कर रहे हो, यही तो संस्कार होते हैं। आप जा सकते हैं, स्नेहा आपके साथ नहीं जाएगी, आज नहीं, कभी नहीं। नीलेश पैर पटकता लौट गया। माँ, आप उन्हें नहीं जानती, वो नहीं आएंगे माँ, वो सच में कभी लौट कर नहीं आएंगे। अब मेरा क्या होगा माँ? बेटा, नीलेश को परखने में मुझसे भूल हुई है। उसकी अच्छी तनख्वाह, बड़ा मकान देखकर मैंने खुशी खुशी तेरी शादी उससे कर दी। अगर आज मैं तेरे साथ खड़ी नहीं हुई तो तू फिर से उसी नर्क में पहुंच जाएगी और इस बार उसके अत्याचार और बढ़ जाएंगे। एक मानसिक रोगी के साथ जीवन बिताने के लिए मैं तुझे विवश नहीं कर सकती। मरी हुई बेटी से मायके में रहने वाली जीवित बेटी बेहतर होती है। एक औरत को जीने के लिए मर्द का होना जरूरी हो, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। तुम यहाँ अधिकार से रह सकती हो। अपने मन से बोझ उतार दो और स्वतंत्र होकर जियो। माँ की बात सुनकर स्नेहा राधा के गले लग जाती है। तुम कभी कभी मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखने लगती हो कि मुझे तो अपनी माँ की याद आ जाती है। दीजिए, अपना हाथ आगे कीजिए। देखो, सारा दिन कुदाल और हल पकड़ते पकड़ते हाथ सख्त हो गए हैं। अच्छा सुनो, कल से मैं भी तुम्हारे साथ खेत में काम करने चलूंगी। अरे नहीं मेरी जान, तुझसे नहीं होगा, बहुत मेहनत का काम है। पसीने में भागते हुए, धूप में जलते हुए। अगर तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं भी कर लूंगी। जाओ, अब जल्दी से नहाकर आ जाओ, मैं गर्मा गर्म खाना निकालती हूँ। सुनो, सावधान रहना, यहाँ सांप हो सकते हैं। हाँ बाबा हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। थोड़ी दूरी बरकरार रखते हुए बीज लगाना, समझी? ठीक। अरे भीगो मत, जाओ उस छावनी के नीचे खड़ी हो जाओ। तुम भी चलो। अरे मुझे इसकी आदत है, तुम जाओ, मैं करता हूँ। मुझे भी आदत है, मैं भी कर सकती हूँ। कुछ दिन बाद इन्हें निमोनिया हो गया है। मैं ठीक होने के लिए दवाई लिख देता हूँ। दिन में 3 बार खिला देना।
बेटा, आओ आओ ना, मेरे पास आओ। जरा मुझे थोड़ी देर के लिए बच्चे को पकड़ने दीजिए ना। मुझसे वादा करो, मेरे जाने के बाद तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। वादा करो। ये सब तुम क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना जी। छाया की ये नींद उसकी आखिरी नींद थी। उसके बाद वो और नहीं उठी। कुछ दिन बीत जाने के बाद गणपत देखता है कि वो खेत का काम, घर का काम, बच्चा संभालना, ये सब अकेले नहीं कर पा रहा है। एक दिन अरे गणपत, इस बच्चे की तो रो रो कर हालत खराब हो चुकी है। अरे क्या करूं मौसी, इसी के लिए तो दूध लाने गया था। देख गणपत, इस तरह बच्चा संभालना, घर का काम संभालना, खेत का काम संभालना एक मर्द के लिए मुमकिन नहीं है। तुम्हें कम से कम बच्चे को छाया के पिताजी के घर छोड़ आना चाहिए। लेकिन मौसी, हम दोनों का ही इस दुनिया में और कोई नहीं है। तो फिर गणपत, तू एक और शादी कर ले। नहीं मौसी, मैंने मरते समय छाया को वचन दिया था कि उसके मरने के बाद मैं दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। अरे बच्चे के बारे में तो सोच, उसका क्या दोष है? और जब वो यहाँ कष्ट सह रहा होगा तो क्या स्वर्ग में उसकी माँ को अच्छा लगेगा? सुन, मेरी बहन की एक बेटी है माला, बहुत ही शांत लड़की है। वो तेरा घर और बच्चा दोनों संभाल लेगी, देखना। अरे क्या हुआ? कुछ तो बोल। ठीक है, ये सब मेरे बच्चे की भलाई के लिए है। गणपत मजबूरी से राजी हो जाता है। कुछ दिनों में गणपत की शादी माया से हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं, लेकिन शादी के बाद से ही माला को ऐसा एहसास होता है कि कोई तो है जो उस पर नजर रख रहा है। इसीलिए उसे काम करने में भी परेशानी होती है। वो जब भी कोई काम करने जाती है तो अपने आप कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। एक दिन, अरे ये क्या? मैंने तो सुबह ही सूखी लकड़ियां यहाँ रखी थी चावल उबालने के लिए, तो फिर ये लकड़ियां भीग कैसे गई? नहीं, बारिश तो नहीं हुई। क्या हुआ? बैठे बैठे क्या सोच रही हो? और तुमने अब तक चावल क्यों नहीं उबाला? अभी करने ही वाली थी, लेकिन पता नहीं कैसे लकड़ियां बिल्कुल भीग कर नरम हो चुकी हैं। मतलब तुम बगीचे से भीगी लकड़ियां लेकर आई थी? नहीं, मैं तो सूखी लकड़ियां ही लाई थी, लेकिन बारिश भी तो नहीं हुई। तो फिर क्या ये लकड़ियां अपने आप ही भीग गईं? या फिर ये किसी भूत का काम है? हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। जाओ जाओ, दूसरी लकड़ियां लेकर आओ। जब छाया थी तब ये सब परेशानियां होती ही नहीं थी। ये क्या हो गया? इसे किसने गिराया है? कौन हंस रहा है? हाँ? कुछ दिन बाद खाना दो, मुझे भूख लगी है। जी, अभी लाई।
ये क्या? ये चावल तो बिल्कुल जल गई है। लेकिन ये कैसे हुआ? अभी तो मैंने बच्चे को इसी हांडी से चावल निकाल कर खिलाया। उसके बाद तो मैंने चावल को और चूल्हे पर चढ़ाया ही नहीं। सब कुछ भूल कर बैठे रहने से संसार नहीं चलता माया। छाया हमेशा मेरा इतना ख्याल रखती थी कि मुझे हर पल खुशी महसूस होती थी, और अब देखिए, भले ही मैं दीदी जैसी सब कुछ नहीं कर सकती, पर इसका मतलब आप ऐसा कहेंगे, उनके साथ मेरी तुलना करेंगे आप? तुलना नहीं तो क्या करूं? अब मैं समझा कि छाया मुझे हमेशा छाया की तरह संभाल कर रखती थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मतलब दीदी अभी भी इस घर में छाया की तरह घूम रही हैं, इसलिए हर काम बिगड़ जा रहा है। खुद गलती करके भूत को दोष देना आसान है माया। धत तेरे की, अभी खाली पेट ही बस पानी पीकर सोना पड़ेगा। माँ खाना दो ना। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। कुछ दिन बाद अरे दीदी, आप? मुझे माफ कर दो दीदी। तुम नहीं चाहती ना कि मैं इस घर में रहूं, तो मैं चली जाती हूँ। मैं ये तकलीफ और नहीं सह सकती। अरे जा जा, ये मेरा परिवार है, तेरा नहीं। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। माँ, ओ माँ। कुछ दिन बाद बच्चे की देखभाल में फिर से परेशानी शुरू होती है। गणपत उसे सही समय पर खाना नहीं दे पाता है। बच्चा रोता है। माँ, तुम कहाँ हो? माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, तुम कहाँ हो? माँ नहीं है, चुपचाप बैठ, मैं खाना बना रहा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बेटा। तुम्हारी माँ को मैं तुम्हारे पास जरूर वापस लेकर आऊंगी। माला, मुझे माफ कर दो बहन। कौन है? हाँ, तेरी स्वर्गवासी दीदी। दीदी? मेरी ही गलती थी बहन। मेरी गलती की वजह से मेरा बच्चा इतना कष्ट झेल रहा है। मैं वादा करती हूँ, मैं तुझे और परेशान नहीं करूंगी। मैं चली जाऊंगी और अपना ये परिवार त्याग दूंगी। नहीं दीदी, तुम भी रहना, वो हम दोनों का परिवार है। तुम एक बड़ी दीदी की तरह हमेशा मेरी मदद करना। माँ, एक सांप। माँ, माला, आज तुम्हारी वजह से हल चलाने का काम इतनी जल्दी से हो गया। तो तुम्हें घोड़े पे बैठना है, बोलो। हाँ, बैठना है, बैठना है।
घोड़े पर कौन चढ़ेगा? बोलो बेटा। मैं चढ़ूंगा, मैं।